सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का क्या है, हिस्ट्री थोड़ी सी क्या मैंने थोड़ी सी जरा सी एक्सप्लेन की है ताकि बोर ना कर दूं आपको। और उसके बाद पार्शियल लीस्ट स्क्वायर में भी वो, अब इसका पार्शियल लीस्ट स्क्वायर क्यों है अभी फिलहाल हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे रिग्रेशन के अंदर, और मुझसे जो ज़्यादा बेहतर जो इकोनोमेट्रिक्स वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन एनीवे आई नॉट ट्राई टू गो टू डिटेल। लेकिन जो नॉर्मल रिग्रेशन में और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में पीएलएस एसक्यू, पीएलएस या स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की दो शाखें, और वो एक है सीबीएसईएम और एक है पीएलएसएसएम। अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं ऑन इंट्रोडक्शन, आई विल ट्राई एक्सक्यूज मी टू गिव इट टू यू। मल्टीवेरिएट एनालिसिस में जो ये आमतौर पे एक ये रहा है, ये बहुत ज़रूरी है समझना आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई पीएलएसएसईएम में या सीबीएसईएम में कोई इतना कमाल नहीं है। फ़र्क इतना, ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी प्राइमरीली एक्सप्लोरेटरी और प्राइमरी कंफर्मेटरी एनालिसिस की सारी बातें जो उसके अंदर, अगर आपको वो टेक्निक्स अच्छी तरह से आती हैं तो फिर ये वाली चीज़ों में आप ऑटोमेटिकली ग्रेजुएट कर जाते हैं। ग्रेजुएट का मतलब है कि आपको वो चीज़ें समझ आनी जल्दी आसानी से आ जाती हैं। अब आजकल सॉफ्टवेयर की वजह से, स्पेशली स्मार्ट पीएलएस की वजह से, ये नो डाउट इससे काफ़ी लोगों को हेल्प भी हुई है, लेकिन इसमें एक नुकसान भी हुआ है। मैं यहाँ पे एडमिट करूंगा एक बात आप लोगों के सामने भी, अपने लिए तो नहीं लेकिन मैं सब लोगों के लिए, कि वो लोग जो पीएलएस एसईएम पे मूव करके वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बीच में जंप करके चले गए, और बहुत सारी चीज़ें उनको अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि जब कभी सीबीएसईएम या इस तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है, दैट मीन्स कि वो कोवेरिएंस बेस्ड एसईएम पे काम करना पड़ता है, जो कि एमॉस और दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, लिसरल या दूसरी चीज़ें हैं, तो EQS है और M प्लस है। तो ये सॉफ्टवेयर पे जब काम करना पड़ता है तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और इस वजह से वो डरते भी हैं। और वो सीबीएसईएम का काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन भी है, उसमें सैंपल साइज काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो एनीवे, तो उससे नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे लोग स्किप कर गए, तो बहुत सारी डिटेल्स उनको नहीं पता चल पाती। क्योंकि वो सिर्फ अपना काम करने में इंटरेस्टेड है, वो ज़्यादा बैकग्राउंड या दूसरी चीज़ों में, फिर जब कोई और काम आता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। एनीवे, दैट्स फाइन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी नाउ। सो फर्स्ट जनरेशन टेक्निक्स में प्राइमरी एक्सप्लोरेटरी के अंदर मल्टीपल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एनोवा एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंट क्लस्टर एनालिसिस, और एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस इज डिफरेंट देन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये दोनों चीज़ों बल्कि सिमिलैरिटी है लेकिन ये डिफरेंट है। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस इज द रियल फैक्टर एनालिसिस बाय द वे। और गोर सर्च की किताब है, बहुत ज़बरदस्त, 60s में उसने लिखी थी, और उसके बाद ज़बरदस्त सारे लोग उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन दैट्स अ वंडरफुल, तो वो उसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन हुआ है। फिर देन इसी में सेकंड जनरेशन जो टेक्निक्स हैं अब ज़्यादा एडवांस है, वो पीएलएस एसईएम की हैं, जो कि आप लोग और हम लोग ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसी में जो एक्सप्लोरेटरी वाले साइट के ऊपर पीएलएस एसईएम को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और कंफर्मेटरी साइट पे पहले करस्पॉन्डेंस एनालिसिस। कंफर्मेटरी में बहुत कम स्टडीज़ हैं, और जो करस्पॉन्डेंस एनालिसिस हुई हुई इत्तेफाक से मैंने कुछ स्टूडेंट को थीसिस करवाया था, काफ़ी एमबीए की थीसिस थी, और बहुत अरसे से मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ करस्पॉन्डेंस एनालिसिस में। और मार्केटिंग में इतनी ज़बरदस्त एप्लीकेशंस हैं कि वो मतलब आई डोंट नो, मैं हैरान हूँ कि आमतौर पे लोग इससे क्यों नहीं काम करते। पर एनीवे, तो मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा है करस्पॉन्डेंस एनालिसिस के ऊपर, वो अगर वर्क मिलेगा तो शेयर कर दूंगा सर के साथ भी, वो सिर्फ मार्केटिंग के लोगों के लिए। अच्छा, इसकी ये सब चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, ये कहाँ से लिखी हैं, नीचे मेरे रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो इस देयर वंडरफुल बुक, अब इनकी सेकंड एडिशन आ चुका है, प्राइमर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल मॉडल। तो ये उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू जो डिस्कस हुआ है। कहने का मतलब मल्टीवेरिएट एनालिसिस, द हिस्ट्री हैज गॉन लाइक दिस। ओके, नाउ family tree of structuration modeling, actually bivariate correlation से it actually led towards like multiple regression वाले पाथ को अगर आप देख लें, और उसके बाद पाथ एनालिसिस। ये पाथ एनालिसिस जो है ये सीक्वेंशियल पाथ एनालिसिस है। मेरे अपने 2 स्टूडेंट्स, ये 3 स्टूडेंट के ये SPSS के अंदर किया जाता है और कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मल्टीपल टाइम रिग्रेशन करना पड़ता है। जब मल्टीपल टाइम रिग्रेशन करना पड़ता है पाथ एनालिसिस के लिए, तो फिर उसमें होता यह है कि वो फैमिली वाइज एरर रेट्स आते हैं, और फिर वो फैमिली वाइज एरर रेट्स का मतलब है कि वो पावर ऑफ द एनालिसिस जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से पाथ एनालिसिस को ज़्यादा जो है तक़वियत नहीं मिली या उसको पजीराई नहीं मिली, इसकी वजह से फिर लोगों ने ज़्यादा बेहतर एल्गोरिदम निकालना शुरू किया। इसी तरह दूसरा फैक्टर एनालिसिस वाला पाथ है, और वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के साथ चलता है, और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस के साथ ही CFA
CFA की एल्गोरिदम जो है बहुत ज़बरदस्त एक है, और ख़ास तौर पे टिमोथी बी ब्राउन की बुक जो कि बहुत अच्छी मुझे लगती है, और उसके अंदर चैप्टर 4, चैप्टर 5 बहुत बेहतरीन तरीके से कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस का उन्होंने जो है वो ज़िक्र किया हुआ, और उसकी पूरी मेथोडोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह डिफाइन की गई। मतलब जैसे बेटर वर्ड, बारबरा बर्न की भी बुक है और दूसरे लोगों की भी है। बारबरा बर्न इज लाइक इज स्टैंडर्ड। तो लाइक कहने का मतलब है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर टेस्टिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉजल रिलेशनशिप्स। ठीक है, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एंड क्वालिटेटिव कॉजल अजम्पशन। अब क्वालिटेटिव कॉजल अजम्पशन का मतलब है वही एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया। एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज़ है? लेटेंट वेरिएबल का इंटरैक्शन जरूरी है। क्या ये एसपीएसएस में या दूसरे सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है? नहीं हो सकता। लेटेंट वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कॉलम बनेगा ही नहीं, उस कॉलम को एनालाइज कैसे करेंगे? उसमें डेटा ही नहीं आएगा, एज्यूम करेंगे। तो इसलिए हमें लाजमी तौर पे एक कॉलम बना के मीन लेके करना पड़ता है, तो वो पे ऑब्जर्वेबल कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर लेटेंट नहीं रहता। तो दिस इज वन ऑफ द फैमिली ट्री, जस्ट एन इंफॉर्मेशन। ओके, स्ट्रक्चर इक्वेशन पीएलएसएसईएम के अंदर जो है ये उसमें भी सीबीएसईएम में भी है, लेकिन मैं वहां नहीं ज्यादा जाऊंगा। सो उसमें एंडरसन जर्बिंग का 2 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल हम इधर रहते हैं। इनर इनर वर्सेस आउटर मॉडल इन पीएलएसएसईएम के अंदर होता है। मिसाल के तौर पे जो मॉडल आप बने हुए देख रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए आपको नजर आ रहा है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी नजर आ रहा है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहा है। ये टिपिकल मॉडल है कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। ये ऑलरेडी हम कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ और द पॉजिटिव रिलेशनशिप और इन्फ्लुएंस ऑफ और द इफेक्ट ऑफ, इस तरह के जो टॉपिक्स या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, उसमें ये साफ नजर आता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए इज अफेक्टिंग ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल और वट। यहाँ पे इसमें दो चीजें मैंने जो पूरे मॉडल में सीधे हाथ के ऊपर हैं, उसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों चीजें आपको समझनी है। एक मैंने जो रेड से मैंने इसको रेक्टेंगल्स बनाए हुए, और फिर एक मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है। इसमें ये दोनों मॉडल, ये दो तरीके के मॉडल हैं। इसके अंदर एक आउटर मॉडल कहलाता है, और आउटर मॉडल का दूसरा नाम मेजरमेंट मॉडल है। मेजरमेंट मॉडल को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, और आउटर मॉडल का इनका नाम रखने की वजह क्या है मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन पहले ये सिर्फ ये पहचानने की कोशिश कर लीजिए कि आपके आउटर मॉडल क्या होते हैं और इनर मॉडल क्या होते हैं। ये और आसान कर देता हूँ। इसमें जो आउटर मॉडल होता है इसको मेजरमेंट मॉडल कहते हैं, और इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेटेंट वेरिएबल्स एंड देयर ऑब्जर्व्ड इंडिकेटर्स। याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कॉलम्स हैं आपके, वो आमतौर पे इंडिकेटर्स कहलाते हैं, आइटम्स कहलाते हैं, मैनिफेस्ट वेरिएबल्स भी कहलाते हैं, बाद किताबों में मैनिफेस्ट का नाम भी है। तो ये सारे जो है वो कहलाते हैं। अगर आप या रिकॉल करें तो इंट्रोडक्शन या पहला चैप्टर दामोदर गुजराती के इकोनोमेट्रिक्स में उसने एडमिट किया है कि इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है कि हर वेरिएबल का नाम डिफरेंट है, लिहाजा ये बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने दामोदर गुजराती साहब ने जो उन्होंने पूरे वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए कंफ्यूजन दूर करने के लिए। इट हैज नथिंग टू डू विद लाइक ये, लेकिन चूंकि उन्होंने, उनको भी कंफ्यूजन कभी रहा होगा बहुत सारे लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी लोगों की सहूलत के लिए या स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने सारे वेरिएबल के नाम रखे कि हर वेरिएबल का नाम ये मुख्तलिफ होता है, तो ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, तो ताकि वो डिफरेंट किताबें भी पढ़ते हैं और डिफरेंट ऑथर्स को कंसल्ट करते हैं, तो इस वजह से कंफ्यूज ना हो। इसलिए इंडिकेटर 1, इंडिकेटर 2, इंडिकेटर 3 पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आउटर मॉडल याद रखिएगा किसी भी लेटेंट वेरिएबल और उस लेटेंट वेरिएबल के इंडिकेटर्स, दैट्स इट, उस उसके एनालिसिस को, ठीक है, उसके एनालिसिस को आप जो है क्या कहेंगे, उसके एनालिसिस को आप जो है मेजरमेंट मॉडल या आउटर मॉडल कहलाते हैं। इसी तरह से अगर आप गौर से देखें तो दूसरे लफ्जों में कितने लेटेंट वेरिएबल्स हैं? लेटेंट वेरिएबल आपको 3, और मैंने बताया था आपको लेकिन लेटेंट वेरिएबल को पहचानने के लिए एक्चुअली जो है वो इलिप्स, ओवल या फिर सर्कल अगर होता है, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर क्या टर्मिनोलॉजी यूज करता है, लेकिन डेफिनेटली वो रेक्टेंगल्स नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्जर्व वेरिएबल्स हमेशा रेक्टेंगल्स में होते हैं, और जिसका मतलब ही जो ऑब्जर्व, इसीलिए आप देखेंगे पुराने जितने भी पुराने थीसिस हैं और उन सब में जब रिग्रेशन हुआ हुआ है तो उनमें रिग्रेशन के अंदर जो कॉलम बनाते हैं तो हमेशा बॉक्स रेक्टेंगल ही बनाते हैं। अब वो बॉक्स क्यों बनाते हैं मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में चूंकि वो इस्तेमाल नहीं किया हुआ होता, तो लेटेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई ही इलिप्स सर्कल से करते हैं, तो लिहाजा ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स जो है वो हमेशा
वो बॉक्स या रेक्टेंगल में आते हैं, इसलिए आप पुराने कॉन्सेप्चुअल मॉडल या उस तरह पुराने बेशक पेपर देख लें तो उसके अंदर आपको, चूंकि वो लेटेंट वेरिएबल का इंटरेक्शन नहीं है, उन्होंने सिर्फ उस ऑब्जर्व वेरिएबल के तौर पे लिया, इसलिए इसको रेक्टेंगल में ही शो किया या स्क्वायर में, व्हाटएवर डिपेंड करता है पेपर में किस तरह की ड्राइंग बनी है। तो ये एक आपके लिए एक और इंडिकेटर है। दूसरे लफ्जों में, अगर कोई मॉडल पे एनालाइज कर रहे हैं और उसके अंदर लेटेंट वेरिएबल्स अगर आप देख लें कितने हैं, तो इतने ही आउटर मॉडल्स होंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया, मैं बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेजरमेंट मॉडल is the interaction, is the actual relationship between the latent variable और उसके respective, उनके respective observe indicators हैं, इनके दरमियान एनालिसिस को हम पढ़ेंगे। ओके, मेजरमेंट मॉडल क्या होता है मैं वो अभी आपको समझा देता हूँ। फिर देन देयर इज इन अ मॉडल, दूसरा जो मॉडल है, पहले हम मेजरमेंट मॉडल को डिस्कस करते हैं, उसको हम अच्छी तरह से टैकल करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम मूव कर जाते हैं, हम एक हायर प्लेटफॉर्म पे मूव कर जाते हैं, और वो मूव वो कहलाता है इनर मॉडल। और इनर मॉडल क्या है? इनर मॉडल ये है कि जितने लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान एरोज हैं, उनके इंडिकेटर्स नहीं, लेकिन लेटेंट वेरिएबल के दरमियान जो एरोज हैं, दैट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, जिसको वो कहते हैं कि जी ये इसको एनालाइज करना कहते हैं, जिसमें आप ग्रीन कलर का जो मैंने बॉक्स किया हुआ है उसमें देख सकते हैं कि इनर मॉडल, जिसको स्ट्रक्चरल मॉडल कहते हैं। और ये स्ट्रक्चरल क्या है? ये स्ट्रक्चरल इज द एक्चुअली स्ट्रक्चरल इंटरैक्शन, दीज आर द relationships between independent variables, और ये सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट, दीज आर दी लेटेंट वेरिएबल्स। अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो जाहिर है, जो लेटेंट वेरिएबल्स हैं कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे और कुछ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग की लैंग्वेज में उनको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं कहा जाता है, या आमतौर पे ज्यादा पसंद नहीं किया जाता उनको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करना। आप कहा कह सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आमतौर पे उसकी एक जार्गन में इनको जो है एक्सोजेनस और एंडोजेनस वेरिएबल कहा जाता है। अच्छा, मैं इसका कंफ्यूजन भी दूर करता हूँ, ये आमतौर पर स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन बहुत होता है, मैं इसको आसान कर देता हूँ, आप इसे सिर्फ सुन लीजिए और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। एक्सोजेनस वेरिएबल जो है, अगर मैं ई एक्स, अगर आप उसमें देखें तो ई एक्स से दूसरी टर्मिनोलॉजी आप याद रखें, और वो है एग्जिट। एग्जिट का मतलब है कि जहां से एरो निकल रहे हैं, और याद रखिए हमेशा लेटेंट वेरिएबल जिनसे एरो निकलते हैं उनको एक्सोजेनस कहते हैं, क्योंकि उसमें ई एक्स पहले आ रहा है। और जो ई एक्स अगर पहले आ रहा है, दैट मीन्स एग्जिट हो रहे हैं एरोस, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहलाएंगे और उनको एक्सोजेनस वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन पे कोई असर नहीं होता, लिहाजा वो दूसरे पर असर डालते हैं, तो लिहाजा एरो वहां से निकल के डिपेंडेंट वेरिएबल में जाएगा। तो दिस इज द फिलॉसफी कि एक्सोजेनस जो है वो हमेशा वो वाले वेरिएबल्स हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं, और वो जहां से एरो निकल रहा है। अब जहां एरो पहुंच रहा है, चाहे वो एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल है, सामने वाले मॉडल में जो आपको नजर आ रहा है दैट्स डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल में चूंकि एरो वहां पहुंच रहा है और वहां खत्म हो रहा है, तो लुक एट द वर्ड एंडोजेनस, और एंडोजेनस के अंदर ई एन डी पहले है, एंड का मतलब है एरो इज फिनिशिंग ओवर देयर। दिस इज माय ओन टर्मिनोलॉजी, आपको समझाने के लिए ये मैंने खुद एक्सट्रैक्ट की है, ये किसी किताब में कहीं अभी नहीं दी हुई है, तो ये सिर्फ एक आसान लफ्जों में स्टूडेंट को समझाने के लिए आई डिवाइज दिस मेथडोलॉजी कि एक्सोजेनस में जहां से वेरिएबल एग्जिट हो रहा है, जहां से एरो एग्जिट हो रहा है, और जहां एंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोजेनस वेरिएबल। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको समझना जरूरी है कि इनको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आमतौर पे नहीं कहा जाता, इनको आमतौर पे एक्सोजेनस और एंडोजेनस वेरिएबल बोला जाता है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग की जबान में। और अगर आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कह दें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इवन आप लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक जो तरीका कार है वो बेहतर यह है कि इसको एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है बोलने का, वो इसकी टर्मिनोलॉजी में एक्सोजेनस और एंडोजेनस वेरिएबल बोला जाता है। तो अब बड़ा आसान है, एक्सोजेनस वेरिएबल जो भी हैं या लेटेंट वेरिएबल वो हैं जिनके इंडिकेटर और उसके दरमियान जो है, जो रेड कलर के एरिया में मैंने आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि तीन ही, और उनके इंडिकेटर के माबैन within their indicators and the relationship between their respective latent variables, so they are called outer model, और वो उसको measurement model कहते हैं। और उसके बाद जब ये उसी मॉडल में सिर्फ और सिर्फ लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान आपने स्टडी करनी हो, जो कि ग्रीन कलर के बॉक्स में है, उसके अंदर
क्योंकि ज़ाहिर है वो जो ग्रीन कलर के बॉक्स में 3 इंडिकेटर्स ही आ रहे हैं, तो सॉरी 3 वेरिएबल्स ही हैं, उसमें से ज़ाहिर है 2 आपको एक्सोजेनस दिखाई दे रहे हैं और 1 एंडोजेनस दिखाई दे रहा है। इट डज़न्ट मैटर इस मॉडल में ऐसा है। तो वो स्ट्रक्चरल मॉडल कहलाता है और स्ट्रक्चरल मॉडल का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप या रिलेशनशिप इंटरैक्शन या उसका स्ट्रक्चर कैसे है, रिलेटिव वेरिएबल का आपस में क्या स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप कैसी है, ज़्यादा है, कम है, व्हाटएवर, तो इसको स्टडी करने को कहते हैं स्ट्रक्चर मॉडल। अब और आसान करते हैं इसको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद अब द टर्मिनोलॉजी बहुत आसान है कि पीएलएसएसईएम में आप जब भी अपना मॉडल डिस्कस करेंगे तो हमेशा वो 2 स्टेप में होगा और दोनों स्टेप के अंदर एक स्टेप कहलाता है मेजरमेंट मॉडल एनालिसिस और दूसरा है स्ट्रक्चरल मॉडल एनालिसिस। मेजरमेंट मॉडल एनालिसिस का दूसरा नाम या आसान नाम आउटर मॉडल है और स्ट्रक्चरल मॉडल का दूसरा नाम जो है वो इनर मॉडल है। ये दोनों स्टेप जो हैं ये एंडरसन जर्बिन 1988 का पेपर है, उन्होंने ये स्टेप ये प्रपोज किया था स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में और 1988 के पेपर में बहुत फेमस है और हर ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर एंडरसन जर्बिन का ये कोट हुआ होता है और इसको कोट करने के बाद आप एटलीस्ट ये कह देते हैं और अच्छी बात है एक साइटेशन भी ऐड हो जाती है, आपके रेफरेंस में भी ऐड हो जाती है, मेथोडोलॉजी में साइटेशन ऐड हो जाती है और आप कहते हैं कि जी इसके स्टेप के हिसाब से मैं पीएलएसएस में इस तरह मैं आगे बढ़ रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। ये आपको हर अच्छे पेपर के अंदर भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ओके, अब इसको मेजरमेंट मॉडल क्यों कहते हैं और उसको स्ट्रक्चर मॉडल मैंने तो बता दिया कि वो रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है। मेजरमेंट मॉडल को मेजरमेंट क्यों कहते हैं, बड़ा आसान है। कोई भी काम करने से पहले जिन चीज़ों को आपने अपने एनालिसिस या अपने मॉडल में लेना है, कोई भी काम मैं यहाँ फिलहाल बात कर रहा हूँ, कोई भी काम, नॉट आई एम नॉट सेइंग स्टैटिस्टिक्स, आई एम नॉट सेइंग जिंदगी के आम काम में भी कोई आप चीज़ लेते हैं, जिन चीज़ों से आपने मदद लेनी है अपने काम में, उन चीज़ों की क्वालिटी को आप चेक करते हैं कि यार ये मजबूत है या नहीं है, क्या ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। लेट मी पुट इट दिस वे, वेरी क्रूड एग्जांपल कि कोई भी स्क्रू ड्राइवर से आपने कोई चीज़ खोलनी है, तो स्क्रू ड्राइवर को आप पहले अपने हाथ में पकड़ के भी चेक कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपको फीलिंग आ जाती है कि ये स्क्रू ड्राइवर मजबूत है या नहीं है, कि मैं ज़्यादा ट्विस्ट करूँगा ये ना हो वो उसके हैंडल से उसके निकल जाए, प्लास्टिक से निकल जाए। तो दैट मीन्स आप उसको मेजर करते हैं मेंटली भी और फिजिकली भी और लाइक ऑब्जर्व भी करते हैं अपनी आँख से भी कि इज़ इट ओके? तो इसी तरह से बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स बहुत जिनकी वजह से पूरा मॉडल बनता है, उन इंग्रीडिएंट्स को इंडिविजुअली चेक करते हैं कि इज़ इट ओके? इज़ इट दिस फाइन? क्या ये सब चीज़ें हैं या नहीं है? ताकि वो पूरा का पूरा मॉडल जो है वो सही रहे। अब इसमें इसीलिए जो लेटेंट वेरिएबल और उनके इंडिकेटर्स इन दोनों को आपस में चेक करना, उनके आपस में रिलेशनशिप को चेक करना क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि मैं जब स्ट्रक्चरल मॉडल में जाऊँगा जहाँ मेरे लेटेंट वेरिएबल जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स हैं, उनको मैं जाके चेक करूँगा, तो उससे पहले मुझे जो इंडिविजुअल लेटेंट वेरिएबल्स की तसल्ली हो जानी चाहिए कि वो बिल्कुल एप्रोप्रिएटली हैं और सही हैं ताकि वो मैं उनको अपने मॉडल में इस्तेमाल कर सकूँ। ये इस तरह समझिए कि इंडिविजुअल इंग्रीडिएंट्स अगर मज़बूत हैं या इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स अगर सही हैं या इंडिविजुअल आइटम सही हैं, तो जो चीज़ भी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऑटोमैटिकली मज़बूत या सही बनेगी। तो दैट्स व्हाई इनका इंडिविजुअली चेक करना बहुत ज़रूरी है।